नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आप सबके साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़ रहा हूँ। आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार, जो अपने आप को राष्ट्रवाद का झंडा बरदार होना कहती थी, जो सरकार हिंदुत्व के लिए लड़ने की बात करती थी, जो सरकार राष्ट्रीय जागरूकता के मुद्दे पर आंदोलन करने की बात करती थी, आज वह सरकार एक साधारण सी अभिनेत्री की से डर गई। उस सरकार के द्वारा एक अभिनेत्री की आवाज़ को बंद करने के लिए, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसके दफ्तर पर, उसके घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। उद्धव ठाकरे, मुझे लगता है कि इस चीज़ को कभी भी लोगों के सामने ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे कि आखिर कंगना का जो ऑफिस था उसको इतनी तोड़ने की इतनी जल्दबाजी बीएमसी को क्या थी। आखिर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई का औचित्य क्या था? क्या वाकई कंगना का ऑफिस रास्ते में कोई रुकावट बन रहा था, या कंगना के ऑफिस की हालत इतनी जर्जर थी कि अगर बरसात हो जाती तो वो शायद गिर जाता और लोगों को क्षति हो जाती। किसी भी प्रकार की कार्रवाई को करने के लिए सिर्फ प्रतिशोध और प्रतिशोध को हथियार नहीं बनाना चाहिए। जब हम सरकार में बैठे होते हैं, जब हम सरकार को चला रहे होते हैं, तब हमको मोदी का अनुसरण करना चाहिए, सबका साथ और सबके विकास की बात करना चाहिए। उद्धव जी, जो लोग आलोचना करते हैं वह दूसरे दिन दूसरे पल जय जयकार भी करते हैं। सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों के कामों की आलोचना होती है, व्यक्तियों की आलोचना नहीं होती। इसलिए आपकी सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, कंगना रनौत ने उन कामों की आलोचना की है। कंगना रनौत आपकी आलोचना करती है उस चुप्पी पर तो पालघर के संतों के मामले पर आपकी सरकार के द्वारा साध ली जाती है। घटना के 4 दिन तक उस मामले में किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आता है। कंगना रनौत आपकी सरकार की आलोचना करती है इस मामले पर कि सुशांत की हत्या के बाद भी आपकी सरकार, आपका जांच एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर रही थी। अगर एक लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति के साथ हुए अन्याय को अगर राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर उठा करके अगर अपनी बात कही जाएगी, तो क्या उस आवाज़ को दबा दिया जाएगा? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में जो भी कुछ हुआ हो, चाहे उन्होंने आत्महत्या की हो या उनकी हत्या हुई हो, जांच एजेंसियां उसके संबंध में काम कर रही हैं, लेकिन अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति को, एक सह अभिनेता को, जो उसी इंडस्ट्रीज का भाग है जिसका कंगना रनौत प्रतिनिधित्व करती है, अगर वो उसकी मृत्यु के संबंध में अगर जांच की बात करती है और किसी प्रकार का बयान देती है, तो क्या उसकी आवाज़ को आपके द्वारा दबा दिया जाएगा? आपके द्वारा इस प्रकार का माहौल बनाया गया कि कंगना रनौत को मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वायु श्रेणी की सुरक्षा केंद्र के गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई है कंगना रनौत को, और जब सुरक्षा दी जाती है तो उससे पहले इंटेलिजेंस का इनपुट आता है, और इंटेलिजेंस के इनपुट आने के बाद ही किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है। कंगना रनौत को जो सुरक्षा दी गई है उसमें इस बात का इनपुट रहा होगा कि कंगना रनौत का जीवन शायद महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं होगा, तभी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उनको सुरक्षा दी गई, और उसका परिणाम जिसकी आशंका हम सबको थी वो आज देखने को मिला। कंगना रनौत का घर और ऑफिस को तोड़ दिया गया। आपके बारे में खबर आई कि आपके दाऊद इब्राहिम के द्वारा, आपके या उसके किसी आदमी के द्वारा, ऐसा न्यूज चैनल्स में खबर थी कि कोई धमकी दी गई, लेकिन उस धमकी पर आपकी सरकार के द्वारा किसी प्रकार का एक्शन लिया जाते हुए कहीं समाचार चैनलों में पढ़ने को और देखने को नहीं मिला। आपके द्वारा भी इस संबंध में कोई बयानबाजी नहीं की गई। आपने भी ये नहीं कहा कि जिस व्यक्ति ने भी जो भी धमकी वाली बात आई है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या उसके खिलाफ कोई दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपके
सरकार, आपके मंत्री, आपके होम मिनिस्टर और आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता एक अभिनेत्री के हर सवाल का जवाब देने के लिए मैदान में आ रहे हैं। उसको हर प्रकार से धमकाने की बात करते हैं। कभी एक महिला को हरामखोर होने की बात करते हैं, फिर बाद में बताते हैं कि हरामखोर शब्द का अर्थ जो होता है वो नोटी होता है। पता नहीं किस डिक्शनरी में पढ़ा है आपके संजय राउत जी ने कि हरामखोर का जो पर्यायवाची होता है वो नोटी होता है, मजाक में कहा जाता है। इस प्रकार के शब्दों से आपकी गरिमा गिर रही है। आप जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल थे तब आपके द्वारा लगातार हिंदुत्व का झंडा बरदारी की जाती थी और ऐसा लगता था कि हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार आप ही हैं, आप ही की पार्टी है। हर बात पर सरकार को घेरने के लिए, सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए लगातार आप जोशीले वक्तव्यों के साथ सामना में बड़े बड़े लेखों के साथ हमला करते रहते थे। कभी मोदी सरकार की नीतियों पर हमला करते थे, कभी दूसरी चीजों पर हमला करते रहते थे। लेकिन आज आपकी बोलती बंद हो गई, चुप्पी साध ली, आपकी जुबान पर ताला लग गया। इस सरकार में आज दो आपके सहयोगी हैं, एनसीपी और कांग्रेस, और आज आपकी बात, आपकी आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। आपकी सरकार के क्रियाकलापों से सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस की आवाज सुनाई देती है। आपकी सरकार वो सारे काम कर रही है जो राष्ट्रवाद के विरुद्ध है। आपकी सरकार वो सारे काम कर रही है जो हिंदुत्व के विरुद्ध है। आपकी सरकार वो सारे काम कर रही है जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को पोषित करने वाली चीजों के विरुद्ध हो। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी ये गठबंधन की सरकार बेहद कमजोर सरकार है और इस गठबंधन की सरकार से कांग्रेस और एनसीपी वो सारी चीजें करा लेंगी और आपकी छवि को इतनी खराब कर लेंगी कि आप महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को पुनर्स्थापित करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। आपने सबसे पहली गलती कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर के सरकार बनाने की। आज आप जो दूसरी गलती कर रहे हैं और वो लगातार इस बात की गलती कर रहे हैं, पिछले एक डेढ़ वर्ष में आपने देखने में जो आया है कि आप लगातार उनकी कांग्रेस और एनसीपी की जो तुष्टीकरण की नीति है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको स्थापित करने का काम कर रहे हैं, उसको पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। आपके मंत्रियों के बयान, आपकी मंत्रिमंडल के सदस्यों के जो बयान आते हैं वो ऐसे लगते ही नहीं है कि आप वो हिंदुत्व का राष्ट्रवादी चेहरा है जो कभी ताकत के साथ बोलता था, जो राष्ट्र की दृढ़ता के लिए खड़ा रहता था। आपकी आवाज आज चुप हो चुकी है और आपकी सरकार के क्रियाकलाप सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादियों के विरुद्ध होते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एक सोचने वाली बात है। कंगना ने कहा, सरकार की आलोचना की, कंगना ने आवाज उठाई, कंगना के दफ्तर को आपके द्वारा तोड़ दिया गया, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी लगाई गई थी। आपने उस कंगना के दफ्तर पर, ऑफिस पर, घर पर नोटिस लगाया। जब कंगना वहां नहीं थी तो नोटिस की तामील किसको की गई? 24 घंटे में क्या आफत आ रही थी? अगर कंगना आने के बाद अगर उस नोटिस का जवाब दे सकती थी तब कैसे? मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं वो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं उद्धव जी कि क्या जब किरण राव ने कहा कि इस देश के अंदर डर लगता है तब भी बीएमसी तो शिवसेना के ही कब्जे में थी। जब नसरुद्दीन शाह ने कहा ये देश असहिष्णु है तब भी तो बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा था। लंबे समय से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। कब शिवसेना ने देश के खिलाफ बात करने वाले लोगों के ऑफिस और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की है? कब की है? जब एक सरकारी दौरे पर नेतन्याहू को मिलने के लिए बॉलीवुड के लोगों को मिलना था तब खान गैंग का कोई मेंबर उसमें नहीं आया, तब बीएमसी ने क्या कार्रवाई की? आप जवाब दीजिए ना। बीएमसी, आप कहेंगे कि मेरी सरकार नहीं थी तो ये कार्रवाई तो बीएमसी की है ना, मुंबई महानगर पालिका की कार्रवाई है ना मकान तोड़ने की। तो मुंबई महानगर पालिका अगर कंगना रणौत का मकान तोड़ सकती है तो मुंबई महानगर पालिका ने किरण राव के बयान के बाद और नसरुद्दीन शाह के बयान के बाद क्या कार्रवाई की? ये भी लोग देश जानना चाहता है ना। एक बात, कंगना रणौत ने आज जो बातें कही है, अगर यही बात अगर समाना आजमी और जावेद अख्तर ने दूसरे संदर्भों में कही होती तब आप क्या करते? तब आप में ताकत थी इतनी? आपकी सरकार पर इस बात के आरोप लगते हैं कि पालघर के संतों के मामले में आपकी सरकार ने लीपापोती करने का प्रयास किया और वहां के वास्तविक दोषियों को बचाने का काम किया, और ये आपकी सरकार के कृत्य से प्रकट भी होता है। सरकार का जो क्रियाकलाप है वो स्पष्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको सीएम पद इतना प्यारा हो गया है और आपकी अपरिपक्वता
सीएम पद पर बैठ करके इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है कि जिससे महाराष्ट्र का ही नहीं देश का नुकसान होने की स्थिति में। इस तरह की अपरिपक्वता और इस तरह का पद लोलुपता, ये दोनों चीजें हमको सदैव हमारे विचार से विमुख करती हैं। शिवसेना का जो विचार था, अगर उस विचार पर शिवसेना दृढ़ रहती, भले ही आपने गठबंधन के साथ सरकार बना लिए, लेकिन आप अपने विचार का प्रतिपादन करने का काम करते और कहते कि हम अपने विचार के साथ चलेंगे, भले ही एनसीपी और कांग्रेस हमारा साथ दे या ना दे। हम तुष्टीकरण का समर्थन नहीं करते हैं, हम संतों के साथ खड़े रहेंगे, संतों की हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति को बचाने का काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा कहते तो निश्चित तौर पर आपकी सरकार के साथ आम जनमानस खड़ा होता। लेकिन आपने आपके प्रति देश और समाज में जो एक अच्छी छवि बनी हुई थी, आपने उस छवि को तोड़ने का काम किया है। शिवसेना के आपके द्वारा जो कंगना के ऑफिस को तोड़ा गया, उससे आखिर क्या होने वाला है, क्या अंतर पड़ना है? आपने करोड़ 2 करोड़ का जो भी नुकसान किया होगा, ये राष्ट्रवाद की अगुवाई करने वाले लोग देश भर से चंदा करके कंगना के ऑफिस को फिर से बनाने की ताकत रखते हैं। क्या अंतर पड़ना है? उससे ज्यादा बेहतर ऑफिस बनाने की ताकत रखते हैं। जिस दिन कंगना अगर आह्वान करेगी तो उसके अकाउंट्स में लोगों को पैसा भेजने वालों की इस देश के अंदर कमी नहीं है। इससे क्या होने वाला है? क्या उस आवाज को दबा दिया जाएगा जो कंगना ने मुद्दे उठाए? आपकी सरकार के द्वारा बार बार कंगना पर हमले किए जा रहे हैं। कंगना पर गलत तरीके से गलत बयान बात करके उस पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कंगना के सवालों का जवाब आप क्यों नहीं देते? आपकी सरकार क्यों नहीं देती? आपके सरकार के प्रतिनिधि जो और पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं देते? सामना में आप अभिलेख क्यों नहीं लिखते? आप बताइए ना कि कंगना ने जो बात कही है कि बॉलीवुड जो इस्लाम डोमिनेट है, उसको मैं उन सारी चीजों को सामने लेकर के आना चाहती हूं। आप बताइए ना इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। तो जो कंगना ने जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर स्पष्टीकरण दीजिए ना। कंगना पर हमला करने से क्या होगा? कंगना की प्रॉपर्टी को तोड़ने से क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने, जब जीवन की चिंता करने वाले लोग नहीं है तो प्रॉपर्टी की चिंता करने वाले कितने सारे लोग होंगे? वो आपकी सरकार के लोगों के द्वारा उसके विरोध की बात कहने के बावजूद भी आज मुंबई आई, वो तो नहीं डरी। लेकिन आपकी जो हरकत है वो निश्चित तौर पर किसी भी दृष्टि से एक राजनीतिक व्यक्ति की, एक सीएम की हरकत नहीं है। शर्म वाली बात है। हम सबको शर्म महसूस होती है। हम अभी तक सिर्फ अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री के कारनामों के कारण से शर्मिंदा हुआ करते थे। आज पहली बार आपके कारनामों के कारण से शर्मिंदा होने की बात आ रही है। निश्चित तौर पर यह शर्मनाक है। एक महिला के खिलाफ उसके द्वारा उठाई गई जायज बातों का उत्तर ना दे करके उसको डराने के लिए उसके ऑफिस को तोड़ना, उसके मकान को तोड़ने की, उसके मकान को डिमोलाइज करने की कोशिश करना, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आपको शायद पता नहीं है कि एक व्यक्ति कहीं दूसरे शहर में आता है तो किस प्रकार से, कितनी मेहनत के साथ इस सारी चीजों को तैयार करता है। आपको तो बाला साहब का बना हुआ सारी चीजें मिल गई, ये आप भी जानते हैं कैसे सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टी, सारी चीजों पर आप आ गए। राजनीतिक विरासत से लेकर के सांपत्तिक विरासत तक सारी चीजें आपके पास आ गई। ये तो सब बाला साहब का खड़ा किया हुआ है ना। आपको कैसे मालूम तिनका तिनका जोड़ करके कोई व्यक्ति बनाता है और उसको जब तोड़ दिया जाए तो उसको कितना कष्ट होता है, ये आप शायद नहीं समझ पाएंगे। दुर्भाग्य है, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को मस्तिष्क की तरह काम करना चाहिए। उसको अपनी जनता के की पीड़ा को उसी प्रकार समझना चाहिए जिस प्रकार से मस्तिष्क पैर के अंगूठे में लगी हुई चोट से लेकर के शरीर के किसी भी भाग पर लगी हुई चोट के दर्द को समझता है, उसको पीड़ा महसूस होती है। इसी प्रकार से अगर हम जनता की बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, लोगों के द्वारा उठाए गए मुद्दों के निराकरण की बात नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम दुर्भाग्यशाली हैं। और मुझे लगता है कि हम सब आज इस बात के लिए शर्मिंदा हैं कि एक समय में हम सब ने आपकी हिंदुत्व की नीति का समर्थन किया। जय हिंद, जय भारत।